पिछला वीडियो क्लिप हमारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु से संबंधित था। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है कि चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कैसे हम करेंगे। तो पदार्थ यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो वे चुंबकित होते हैं। तो उनके चुंबकित होने की दिशा, उनके चुंबकित होने की मात्रा के आधार पर यहाँ पर पदार्थों को हम 3 वर्गों में विभाजित किए हैं। तो पहला है इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा लघु चुंबकीय पदार्थ। तो आइए देखते हैं इन पदार्थों की क्या विशेषता होती है। तो नंबर 1 लिखते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबकित तो होते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होते हैं और मामूली चुंबकित होते हैं, बहुत कम चुंबकित होते हैं। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली चुंबकित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ को कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो लिखते हैं कि वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली चुंबकित होते हैं। पदार्थ की इस गुण को प्रतिचुंबकत्व एवं इस प्रक्रिया को प्रतिचुंबकीय प्रेरण कहते हैं। प्रतिचुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ये हाईलाइट करने की बात है कि चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली चुंबकित होते हैं। पदार्थ के इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को प्रतिचुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और ऐसे पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखा, उसके विपरीत दिशा में मामूली चुंबकित हुए, तो ये पदार्थ होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इस गुण को प्रतिचुंबकत्व तथा इस प्रक्रिया को प्रतिचुंबकीय प्रेरण कहते हैं।
यानी गुण हो गया प्रतिचुंबकत्व, पदार्थ हो गया प्रतिचुंबकी, और घटना हो गई प्रतिचुंबकी प्रेरण। उदाहरण के रूप में इसमें हम हमें याद करने के लिए, जैसे महंगे जो तत्व होते हैं, सोना उदाहरण, सोना, चांदी, तांबा, हीरा, इसी के साथ साथ जल आदि ऐसे पदार्थ हैं जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। इन पदार्थों को यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ये चुंबकित होते हैं चुंबकीय पदार्थ के विपरीत दिशा में। तो ऐसे पदार्थ कौन से पदार्थ कहे जाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहे जाते हैं, और इनके इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। और चुंबकित होने की इस प्रकार की प्रक्रिया को प्रतिचुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गए, उनके एग्जाम्पल हो गए सोना, चांदी, तांबा, हीरा, जल। सोना, चांदी, तांबा, हीरा, जल, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो आइए दूसरे पदार्थ को देखते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं। यानी जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में ये भी चुंबकित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं, और अनुचुंबकीय पदार्थ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ हमारे कहे जाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तो लिखिए वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली चुंबकित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा इनके इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। और यह प्रक्रिया अनुचुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अनुचुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ये हो गया हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं। ऐसे पदार्थ क्या होते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं तथा उनके इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं, और यह प्रक्रिया अनुचुंबकीय प्रेरण की जाती है। और उदाहरण के रूप में हम देखें, उदाहरण में इसमें एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, मैग्नीज,
पदार्थ जो होते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं। तो ये हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। अगला जो हमारा चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण किया गया वो है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो आइए देखते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। तीसरा, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ के जो गुण होते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ के समान ही होते हैं। अंतर दोनों में केवल होता है मात्रा का। जैसे अगर अनुचुंबकीय पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं, जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ में मात्रा का अंतर है, दिशा दोनों की एक ही है। तो क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ध्यान दीजिएगा, प्रबल रूप से ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। ऐसे पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इनके इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। और यह प्रक्रिया लौह चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो यहां पर हम देखें लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ है जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से ये अनुचुंबकीय पदार्थ से यहाँ पर भिन्नता है। अनुचुंबकीय पदार्थ में यहाँ लिख रहे थे मामूली रूप से, यहाँ पर रूप लिख रहे हैं प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। ऐसे पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, ऐसे पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इनके इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। और यह प्रक्रिया लौह चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसके उदाहरण को देखें तो लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि इसके उदाहरण हैं। तो ये हमारे हुए अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। तो तीनों में कंपैरिजन करें तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ में
चुंबकित होने के गुण एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ पर अगर हम अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बीच में अंतर देखना चाहें तो अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसमें दोनों में अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ जब चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो दोनों मामूली रूप से चुंबकित होते हैं। अंतर किस बात का होता है? दिशा का अंतर होता है, दिशा का अंतर। अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। अगला, अगर हम अनुचुंबकीय पदार्थ और लौ चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होते हैं, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ मामूली रूप से चुंबकित होता है, जबकि लौ चुंबकीय पदार्थ प्रबल रूप से चुंबकित होता है। तो यदि हम अनुचुंबकीय पदार्थ और लौ चुंबकीय पदार्थ के चुंबकित होने की बात करें तो अनुचुंबकीय पदार्थ भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होता है और लौ चुंबकीय पदार्थ भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होता है, लेकिन दोनों में मात्रा का अंतर है। अनुचुंबकीय पदार्थ मामूली रूप से चुंबकित होता है, जबकि लौ चुंबकीय पदार्थ प्रबल रूप से चुंबकित होता है। तो ये तीनों पदार्थ हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौ चुंबकीय पदार्थ, जिसमें पहला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होता है लौ चुंबकीय पदार्थ होता है। उदाहरण को आप देख चुके हैं। तो आगे हम एक छोटा सा और टॉपिक लेकर के आएंगे, चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे चाहे अनुचुंबकीय पदार्थ हो, चाहे प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो, चाहे लौ चुंबकीय पदार्थ हो, अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो वो चुंबकित होते हैं। तो यहां पर हम एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए हैं B0। चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी चुंबकीय लाइनें सीधी सीधी है, मैग्नेटिक लाइनें, वो चुंबकीय क्षेत्र B0 है। इसमें एक पदार्थ हम रख देते हैं, ये हमारा एक पदार्थ हो गया। अब इस पदार्थ को रखने के बाद हम देखते हैं कि इसमें से जो बाहरी चुंबकीय बल रेखाएं हैं दो ठो एंट्री कर रही है, एक नंबर 1 ये हो गई और नंबर 2 ये। ठीक, आगे हम जब इस पदार्थ को रख देते हैं तो आप पढ़ें कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो वो चुंबकित होता है। तो ये पदार्थ हमने इसमें रखा तो ये चुंबकित हो गया। चुंबकित हो गया, इसको देखने के लिए हम देखेंगे कि इस बाहरी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इसके अंदर यदि इस पहले सिरे से प्रवेश कर रही है और दूसरे सिरे से निकल रही है, ये चुंबकीय बल रेखा पहले सिरे से प्रवेश की और दूसरे सिरे से निकल ली। तो इसका आशय यह है कि अगर ये चुंबकीय पदार्थ प्रेरित हो रहा है तो इसका दक्षिण ध्रुव ये होगा जिसमें से चुंबकीय बल रेखा प्रवेश कर रही है, और इसका उत्तरी ध्रुव ये होगा जिसमें से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है। तो जब ये पदार्थ चुंबकित होता है तो इसका यस पोल, साउथ पोल इधर बन जाता है, नॉर्थ पोल इधर बन जाता है, और ये चुंबकित होने के बाद खुद एक मैग्नेट की भांति व्यवहार करने लगता है। और जब ये मैग्नेट की भांति, क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करता है तो इससे अपनी प्रेरित होने के बाद जो इसके चारों ओर अपना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। पहला चुंबकीय क्षेत्र तो ये B0 है जिसकी बल रेखाएं स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई गई है। अब जब इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जा रहा है तो ये चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर प्रवेश करेंगी, जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर प्रवेश करेंगी। इसका आशय यह है कि इस सिरे पर चुंबकीय बल रेखा प्रवेश कर रही है और इस सिरे से चुंबकीय बल रेखा निकल रही है।
तो आप जानते हैं कि जिस सिरे से चुंबकीय बल रेखा निकलती है वो उत्तरी ध्रुव, और जिस सिरे में चुंबकीय बल रेखा प्रवेश करती है वो दक्षिण ध्रुव होता है। तो इस रखे हुए पदार्थ का दक्षिणी ध्रुव ये हो गया, उत्तरी ध्रुव ये हो गया, और ये चुंबकित हो गया। और चुंबकित होने के बाद इसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाएंगी वो चुंबकीय बल रेखाएं इस एन से निकलेंगी और घूम करके एस पर आ जाएंगी। इस पदार्थ के चुंबकित होने पर यह एक क्षण चुंबक बन गया, और क्षण चुंबक बन जाने के बाद इसके उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, दक्षिणी ध्रुव पर जाकर प्रवेश करेंगी। ये जो डॉटेड लाइन है चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इस चुंबकीय पदार्थ के चुंबकित होने के बाद इसकी अपनी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और जब ऐसी स्थिति होती है तो इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है। ये दो चुंबकीय बल रेखाएं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की हैं, और अन्य चुंबकीय बल रेखाएं इसके चुंबक बन जाने के बाद, इसके चुंबकित हो जाने के बाद एन ध्रुव से निकल करके एस ध्रुव में जाती हैं, और इसके अंदर एस से एन की ओर चलती हैं। तो इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बी हो जाता है। एक बार फिर इस B0 चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखा हम स्ट्रेट लाइन से दिखाए हैं, और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक अपना बाह्य पदार्थ रख रहे हैं, और ये चुंबकित हो रहा है। जब ये बाह्य पदार्थ रख रहे हैं तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं जो बाहर की हैं, जो स्ट्रेट लाइन वाले हैं, वो जिस सिरे से प्रवेश करेंगी वो सिरा दक्षिण ध्रुव होगा, और जिस सिरे से निकलेगी वो सिरा उत्तरी ध्रुव होगा। तो इस तरह से ये चुंबकीय पदार्थ का दक्षिणी ध्रुव ये हो गया, उत्तरी ध्रुव ये हो गया। और जब ये पदार्थ चुंबकित हो गया तो इसके उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं इसकी खुद की चुंबकित होने के बाद ये खुद मैग्नेट बन गया, तो इसकी चुंबकीय बल रेखाएं एन ध्रुव से निकल करके ए ध्रुव प्रवेश करेगी, एन ध्रुव से निकल करके ए ध्रुव प्रवेश करेगी, एन ध्रुव से निकल करके ए ध्रुव प्रवेश करेगी। तो इसके अंदर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B0 की चुंबकीय बल रेखाएं जो हम 1 और 2 से दिखाए, और इसकी खुद की चुंबकीय बल रेखाएं जो S से चल करके N की तरफ आ रही हैं, इसके बाहर M से चल करके S की तरफ आ रही हैं, और इसके अंदर S से चल करके N की तरफ आ रही है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इस बढ़ी हुई चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय प्रेरण रेखाएं कहते हैं, या प्रेरण चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई पूरी की पूरी चुंबकीय बल रेखाओं कहते हैं प्रेरण चुंबकीय बल रेखाएं। प्रेरण चुंबकीय बल रेखाएं। और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो दो चुंबकीय बल रेखाएं थी बाएं वाली, इसके चुंबक बन जाने से ढेर सारी चुंबकीय बल रेखाएं और पैदा हो गई। तो इस चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की सांद्रता बढ़ जाती है। अब चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर सघन हो जाती है। तो अब इसको कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ जाता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ जाता है। यानी ये चुंबकीय बल रेखाओं को अगर देखें तो इस पदार्थ के एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल पर जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, जिसको हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, वो बढ़ जाती है। यही प्रक्रिया चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। कौन सी? इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय पदार्थ रखें, चुंबकीय पदार्थ से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दो बल रेखाएं जा रही थी फॉर एग्जाम्पल के रूप में। अब जब ये चुंबकित हो गया तो इसका S ध्रुव इधर बन गया, N ध्रुव इधर बन गया, N से S की ओर चुंबकीय बल रेखाएं चलेगी, और अंदर S से N की ओर जाएंगी। तो अंदर जो अभी तक दो चुंबकीय बल रेखाएं थी,
अब 2 से बहुत ज्यादा हो गई, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में वृद्धि हो गई, या प्रेरण चुंबकीय बल रेखाएं, अब ये जो जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसको प्रेरण चुंबकीय बल रेखाएं कहेंगे, और इसकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाले जो भी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उसको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, और ये क्या हो गया, प्रेरित या प्रेरण चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और इसी को हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, और इसको एक वेक्टर बी से लिखते हैं। तो आप अगर इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखने पर वह चुंबकित होता है, और उसके अंदर एक चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। फलस्वरूप वह क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करता है। उसकी स्वयं की चुंबकीय बल रेखाएं एवं बाह्य चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय पदार्थ के अंदर के भीतर अधिक हो जाती है। अतः चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय बल रेखाओं की सांद्रता बढ़ जाती है। सांद्रता बढ़ जाती है और एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को प्रेरित चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं।
इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा हो गया कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय पदार्थ रखे, वो चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो गया, उसकी खुद की चुंबकीय बल रेखाएं और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय पदार्थ के अंदर संख्या बढ़ जाती है, और इस प्रकार से इसकी सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व सांद्रता बढ़ जाती है, या कह लें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ जाता है, और यही चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। और इसको हम क्या लिखते हैं, बी से लिखते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B0 और इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल पर जो संख्या होती है उसको बी से लिखते हैं, और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये हमारा चुंबकीय प्रेरण हो गया, यानी चुंबकीय प्रेरण कहें या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहें, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय या प्रेरित चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, प्रेरित चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ये दोनों ही, या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तीनों के लिए एक शब्द यूज हुआ है बी। तो इसको अगर हम परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो लिखेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ के भीतर, चुंबकीय पदार्थ के भीतर एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाली प्रेरित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या परिमाण में प्रेरित चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, प्रेरित चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, प्रेरित चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण कहलाती है, चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। यहां से एक और चीज देख लें हम कि इस चुंबकीय क्षेत्र में ये चुंबकीय पदार्थ रखा गया, ये चुंबकित हुआ, एक मैग्नेट की भांति हुआ, और इसका एन ध्रुव यहां बन गया, एन ध्रुव यहां बन गया, क्योंकि इस सिरे से चुंबकीय बल रेखाएं, जो बाह्य चुंबकीय बल रेखाएं वो प्रवेश कर रही और इस सिरे से निकल रही। इसका अर्थ यह है कि ये एस ध्रुव बनेगा और ये एन ध्रुव बनेगा। तो इसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होगा जिसमें खींची गई चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से है। तो यहां पर देख रहे हैं कि वाय चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं का डायरेक्शन ये है, और पदार्थ जो चुंबकित हुआ है उसके चुंबकीय बल रेखाओं का डायरेक्शन ये है। दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। या आप कह सकते हैं कि वाय चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा वो इस चुंबकीय बल रेखाओं से दिख रही है, और इस प्रेरण के कारण जो चुंबकीय पदार्थ बना हुआ, जो क्षण चुंबक बना हुआ, उसकी चुंबकीय बल रेखाएं इस दिशा में है, तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है। यानी दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, और इसके अंदर सारे, चाहे वाय चुंबकीय बल रेखाएं, चाहे इस खुद चुंबकित पदार्थ की चुंबकीय बल रेखाएं, दोनों एक ही दिशा में। तो यहां पर चुंबकीय बल रेखाओं का
घनत्व या चुंबकीय बल रेखाओं की सांद्रता यहाँ पर अधिक होगी और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कम होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय बल रेखाओं की सांद्रता कम होगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये चुंबकीय बल रेखाएं जो है, ये चुंबकीय पदार्थ इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, तो बाह्य चुंबकीय बल रेखाएं इसमें झुक करके चली जा रही हैं। यानी यहाँ की चुंबकीय बल रेखाएं, यहाँ की चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो रही है, इसमें झुक के जा रही है अंदर। यानी वहां पर चुंबकीय बल, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेरित चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है या जो प्रेरित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, वास्तव में बाहर की चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर प्रवेश कर रही हैं। या कह लें कि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाह्य चुंबकीय बल रेखाएं उस चुंबकीय पदार्थ में प्रवेश करना चाहती हैं और बाहर से झुक करके उस चुंबकीय पदार्थ में प्रवेश करती हैं। तो चूंकि ये बाह्य चुंबकीय बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं, तो बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी और इस चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है। यानी कह लें कि चुंबकीय पदार्थ के रखने से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कुछ भाग इसके अंदर चला जाता है और ये चुंबकीय पदार्थ जो है स्ट्रांगली बाह्य चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षा ज्यादा चुंबकित हो जाता है। तो ये हमारा चुंबकीय प्रेरण रहा। तो आज हमने चुंबकत्व के गुण के आधार पर चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण किया, जिसमें हमने अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ एवं लौह चुंबकीय पदार्थ को देखा। फिर चुंबकीय प्रेरण को देखा कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय पदार्थ रखा जाता है तो वह चुंबकित हो जाता है और उसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की सांद्रता बढ़ जाती है और चुंबकीय बल रेखाओं की सांद्रता जब बढ़ जाती है तो एकाग्र परिच्छेद क्षेत्रफल से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक गुजरने लगती है। या कल चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो है बढ़ जाता है और यही चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या हो जाता है, चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है और इसे हम एक लेटर बी से निरूपित करते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या होती है, चुंबकीय प्रेरण होती है। तो इसको हमने देखा। उम्मीद करते हैं कि दोनों ही टॉपिकें आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या फिर व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। साथ ही अगर वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह की वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके भविष्य की मुकम्मल तैयारी होती है। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।